नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। ऑस्ट्रेलिया के कृषि और मत्स्य पालन मंत्री मरे वॉट भारत दौरे पर। नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कृषि संबंधों को गहरा करने के अवसरों पर हुई चर्चा। ऑस्ट्रेलिया के कृषि और मत्स्य पालन मंत्री मरे वॉट की केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला से मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच मछली पकड़ने और पशुपालन क्षेत्र में तकनीकी आदान प्रदान में सहयोग के तरीकों की खोज पर हुई बातचीत। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास मधुमास का केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया शुभारंभ। तोमर ने कृषि क्षेत्र की चुनौती पर विजय प्राप्त करने में किसानों और कृषि वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका को सराहा। कहा, देश की खाद्य सुरक्षा में संस्थान के योगदान का पूरा विश्व करता है सम्मान। तटीय कर्नाटक में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अनुमान। मैंगलोर समेत कई जिलों के स्कूल और कॉलेज बंद। केरल में भी अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। कासरगोड जिले में सभी स्कूलों की छुट्टी। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ऑस्ट्रेलिया के कृषि, मत्स्य पालन और वानिकी मंत्री सीनेटर मरे वॉट के बीच सोमवार को नई दिल्ली में बैठक हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कृषि संबंधों को गहरा करने के अवसरों पर चर्चा की गई। दोनों मंत्रियों ने दोनों पक्षों के बाजार पहुंच संबंधी मुद्दों के समाधान में तकनीकी टीमों के विचार विमर्श पर संतोष व्यक्त किया। दोनों मंत्री कृषि सहयोग के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को तय करने और आगे बढ़ने के लिए वर्ष 2023 में भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कृषि कार्य समूह की अगली बैठक बुलाने पर भी सहमत हुए। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के दृष्टिकोण व नेतृत्व का उल्लेख करते हुए मंत्रियों ने दोनों देशों किसानों के लाभ के लिए एक दूसरे से सीखकर कृषि क्षेत्र में मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ऑस्ट्रेलियाई मंत्री 2 से 5 जुलाई 2023 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। प्रारंभ में ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए केंद्रीय मंत्री तोमर ने ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रगाढ़ संबंधों और विशेष रूप से कृषि क्षेत्रों में बढ़ते व्यापार संबंधों का उल्लेख किया। ऑस्ट्रेलियाई मंत्री वॉट ने G20 कृषि मंत्रियों की बैठक की सफलतापूर्वक मेजबानी करने के लिए कृषि मंत्री तोमर को बधाई दी और G20 कृषि मंत्रियों की बैठक में शामिल न हो पाने के लिए खेद व्यक्त किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच बढ़ते कृषि व्यापार संबंधों की सराहना की और अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग का विस्तार करने की इच्छा व्यक्त की। ऑस्ट्रेलिया के कृषि और मत्स्य पालन मंत्री मरे वॉट भारत के दौरे पर हैं। सोमवार को मरे वॉट ने केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच मछली पकड़ने और पशुपालन क्षेत्र में तकनीकी आदान प्रदान में सहयोग के तरीकों की खोज पर विस्तृत बातचीत हुई। केंद्रीय एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास मधुमास का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने शिक्षकों को गुरु पूर्णिमा की बधाई देते हुए कहा कि पूसा संस्थान का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास के बनने से यहाँ पर छात्रों की पढ़ाई का बेहतर वातावरण मिलने के साथ साथ संस्थान को ग्लोबल यूनिवर्सिटी की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में शामिल करवाने में मदद भी मिलेगी। देखते हैं ओपी यादव की यह खास रिपोर्ट। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक के कालखंड में वैश्विक स्तर पर न केवल ख्याति अर्जित की है, बल्कि शिक्षा, शोध और अनुसंधान से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरकर देश की प्रतिष्ठा भी बढ़ाई है। इसी को ध्यान में रखते हुए IARI में आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास का शुभारंभ हुआ। इस अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास मधुमास का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने शिक्षकों को गुरु पूर्णिमा की बधाई देते हुए कहा कि आजादी के अमृत काल में यह संस्थान अंतर्राष्ट्रीय रूप में स्थापित हो, जिसकी शुरुआत इस आधुनिक छात्रावास के शुभारंभ के साथ हो गई है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि जब
हमारे पूजा संस्थान में यह छात्रावास बनकर तैयार हुआ, तो इसके लोकार्पण के दिन गुरु पूर्णिमा है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही शुभ घड़ी है। इसमें 502 बच्चे निवास कर सकेंगे और एक बड़ी सुविधा हमारे छात्रों के लिए उपलब्ध हो रही है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाने की दिशा में मधुमास छात्रावास की शुरुआत एक शानदार पहल है। आने वाले समय के अंदर कृषि और कृषि शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारी ग्लोबल यूनिवर्सिटी की परिकल्पना है, उसको साकार करने के लिए एक स्थान हमारे जो स्टूडेंट यहाँ पर एजुकेशन प्राप्त करेंगे उनके लिए एक अत्याधुनिक तकनीकी से सुसज्जित छात्रावास जिसमें सारी सुविधाएं होगी। कार्यक्रम में मौजूद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक ने कहा कि उच्च वैज्ञानिक संसाधन देकर देश के कृषि विकास में IARI का योगदान हमेशा से अतुलनीय रहा है। मधुमास छात्रावास के बनने से यहाँ दूसरे देशों के मेधावी छात्रों को पढ़ने का अवसर मिलेगा, वहीं ग्लोबल विश्वविद्यालय बनाने की संकल्पना को पूरा करने का काम भी होगा। इस संस्थान का 100 साल से भी अधिक 118 साल एक बहुत ही गरिमामय और बहुत ही प्रतिभाशाली इतिहास रहा है। 1905 से लेकर के आज तक भारतीय कृषि में जितने भी तरक्की, जितने भी उपलब्धियां हमारी रही हैं, वो हर एक क्षेत्र में इस संस्थान का कहीं ना कहीं अभूतपूर्व योगदान रहा है। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह ने कहा कि 504 बिस्तरों वाला यह मधुमास छात्रावास सभी तरह की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। शीघ्र ही यहाँ और भी सुविधाएं मिलने वाली है। हर समय पर सिर्फ वित्तीय सहायता के वजह से नहीं, बल्कि समय समय पर आकर के कार्य की प्रगति कैसी हो रही है, कैसे चल रही है, उसको निगरानी करना। और यही कारण है कि 2 वर्ष कोविड होने के बाद 2020-2021 3 महीने के समय काल में जो कार्य CPWD का बंद किया गया, उसके बावजूद भी हम लोग इस छात्रावास को तकरीबन समय पर पूरा कर पाए हैं। मैं सभी लोगों का बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और ICAR के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक के साथ IARI के निदेशक डॉक्टर AK सिंह ने छात्रावास प्रांगण में पौधारोपण किया और फूड कोर्ट का शुभारंभ भी किया। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित मधुमास छात्रावास में एकल शैया वाले 400 कमरे, स्नानागार, रसोई सहित एकल शैया वाले 56 कमरे व 48 फैमिली अपार्टमेंट हैं, जिनमें 504 छात्रों के रहने की व्यवस्था है। छात्रावास परिसर में व्यायामशाला, रेस्टोरेंट, सौर ऊर्जा प्रणाली, वर्षा जल संचयन प्रणाली, जनरेटर आधारित पावर बैकअप, RO प्रणाली आधारित पेयजल, अग्निशामक व्यवस्था, पार्किंग क्षेत्र, लिफ्ट प्रणाली जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं हैं। देश में कृषि शिक्षा, शोध और प्रसार कार्यों को गति देने के मामले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम देश और दुनिया में विख्यात है। यही वजह कि IARI को अब ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए न केवल सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं, बल्कि मधुमास जैसे अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास की स्थापना कर यहाँ पर विदेशी छात्रों को बेहतरीन सुविधाएं देने के उत्कृष्ट कार्य भी किए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन सेंथिल के साथ में OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास मधुमास का शुभारंभ किया गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास के बनने से यहां पर छात्रों को पढ़ाई का बेहतर वातावरण मिलने के साथ संस्थान को ग्लोबल यूनिवर्सिटी की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में शामिल करवाने में भी काफी मदद मिलेगी। इसी विषय पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक डॉक्टर AK सिंह से। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम शिक्षा, शोध और अनुसंधान के साथ प्रसार गतिविधियों के मामले में देश और दुनिया में विख्यात है। संस्थान की खूबसूरती
चार चांद लगाने के क्रम में मधुमास छात्रावास का उद्घाटन हुआ है। क्या है मधुमास छात्रावास की संकल्पना और भविष्य में इसको ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाने की परिकल्पना, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर ए.के. सिंह। सर, मधुमास छात्रावास का नाम भी बेहतरीन है, गुरु पूर्णिमा का दिवस है, क्या खूबसूरती इस छात्रावास की है, कितने कमरे हैं और इसकी नींव कितनी मजबूत है? देखिए, ऐसा है कि माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के नेतृत्व में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान वैश्विक स्तर का कृषि विश्वविद्यालय बनने की दिशा में अग्रसर है और इसी कड़ी में संस्थान में एक सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास का उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम मधुमास रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत स्थित जितने छात्रावास हैं उनका नाम ऋतुओं के नाम पे दिया गया है। जैसे बसंत है, शरद है, शिशिर है, वर्षा है, हेमंत है, ऋतुराज है। उसी कड़ी में मधुमास जो है वसंत का एक पर्यायवाची शब्द है, इसका नाम मधुमास रखा गया है। इसमें 500 कमरे बनाए गए हैं। कुछ कमरे ऐसे हैं जिनमें कि अटैच्ड बाथ और किचन की सुविधा है। कुछ कमरे ऐसे हैं जिनमें 2 रूम सेट बनाया गया है, जिसके लिए विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय फैकल्टी जब यहाँ पर पढ़ाने के लिए आएगी, अंतर्राष्ट्रीय छात्र आएंगे, उनको उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए छात्रावास का निर्माण किया गया है। साथ ही साथ एक अलग से फूड कोर्ट बनाया गया है, जिसमें करीब 500 विद्यार्थी एक साथ भोजन कर सकते हैं और उसके फूड कोर्ट के ऊपर एक व्यायामशाला की व्यवस्था की गई है और उस व्यायामशाला में जितने हमारे इंडोर गेम की सुविधाएं हैं वो छात्रों को उपलब्ध रहेगी, ताकि छात्र श्रम भी करें, परिश्रम करें और उसके साथ साथ विद्या अर्जन करें और उत्तम गुणवत्ता का भोजन प्राप्त कर सकें। अगर बात करें IRI को वैश्विक स्तर का संस्थान बनाने की, तो इसका नाम वैसे देशों दुनिया में विख्यात है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मापदंड है उनको लगातार आप आगे बढ़ाए भी जा रहे हैं और ये छात्रावास बनने की दिशा में एक और नया सार्थक कदम है। ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाने के में आप किस तरह देखते हैं इसको भविष्य में? देखिए, ऐसा है, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो इसकी ग्लोबल रैंकिंग के लिए 3-4 मूल बातें हैं जो कि मानक हैं और उन मानकों को बिना पूरा किए हम अपनी एप्लीकेशन दाखिल करने के लिए भी एलिजिबल नहीं होते हैं। उसमें अंतर्राष्ट्रीय फैकल्टी होनी चाहिए, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होना चाहिए, इसके साथ साथ जो नोबल लॉरिएट्स हैं, वर्ल्ड फूड प्राइज विनर्स हैं, ऐसे लोग संस्थान की फैकल्टी के ऊपर होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग एलुमनाई एसोसिएशन होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो विदेशी छात्र संस्थान में पढ़ने के लिए आते हैं उनकी संख्या तकरीबन 30-35% के आसपास जानी चाहिए। अभी हमारी वो संख्या मुश्किल से 3% के आसपास है। तो इन सारी दिशाओं में हम काम कर रहे हैं। जो विदेशी छात्र हैं उनके परिजन भी आएंगे, तो क्या ये सामूहिक रह सकते हैं? शादीशुदा जो छात्र हैं या शोधार्थी हैं उनके लिए किस तरह की व्यवस्था है? जैसा कि मैंने बताया कि हमारे इसमें करीब 56 कमरे ऐसे बने हैं जो 2 रूम सेट अपार्टमेंट हैं। उसमें किचनेट की व्यवस्था की गई है, अटैच बाथ हैं और 2 कमरे हैं, साथ में डाइनिंग दिया गया है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय फैकल्टी, अंतर्राष्ट्रीय छात्र परिवार के साथ अगर आते हैं तो उनकी व्यवस्था विशेष रूप से उन कमरों में रहने के लिए की जाएगी। तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर ए.के. सिंह, जिनका मानना कि IRI में स्थापित किए गए इस मधुमास छात्रावास में एक और जहां विदेशी छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बेहतरीन सुविधा मिलेगी, वहीं दूसरी ओर IRI को ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाने के साथ साथ स्टैंडर्ड मापदंड और अन्य तरह की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक पहल भी होगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन सेंथिल के साथ में OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। देश भर के ज्यादातर राज्यों में जमकर मानसून की बारिश हो रही है। गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और असम में झमाझम बारिश की वजह से कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग की ओर से तटीय कर्नाटक में अगले 3 दिन के लिए भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। इसी के मद्देनजर आसपास के जिलों में सभी स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक मैंगलोर, मुल्की, उलाला, मूडबिद्री, बंटवाल जिलों में सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। और इस बार केरल में मानसून में तेजी आने से राज्य में भारी वर्षा जारी है। मौसम विभाग ने राज्य भर में 2 दिन वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। इडुक्की, कन्नौर और कोझिकोड जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। राज्य में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 60 टीमें तैनात कर दी गई हैं। एर्नाकुलम और अल्पजू के सभी शिक्षण संस्थानों और कासरगोड जिले में सभी स्कूल में अवकाश घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किए जाने के सार्थक परिणाम अभी देखने को मिल रहे हैं।
प्राकृतिक खेती से न केवल प्रदेश के किसानों की आमदनी में इजाफा हो गया है, बल्कि उनके द्वारा तैयार किए जा रहे प्राकृतिक उत्पाद लोगों को अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें ये किसान भी अपनी सहभागिता दे रहे हैं। और अब बात करते हैं मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव में उठापटक देखने को मिली। राजकोट और जयपुर मंडी में सरसों के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं जसदन और मैनपुरी मंडी में भाव नरम रहे, जबकि गोलूवाला मंडी में इस दौरान भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। आवक की बात करें तो इन दिनों अधिकांश मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जसदन मंडी में 1 जुलाई को सरसों का भाव रहा 5,400 रूपए, 3 जुलाई को इसके भाव में 800 रूपए की भारी गिरावट आई और भाव 4,600 रूपए पर आ गया। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 1 जुलाई को सरसों का भाव था 4,700 रूपए, 3 जुलाई को इसके सौदे 50 रूपए चढ़कर 4,750 रूपए पर हुए। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 1 और 3 जुलाई को सरसों 5,450 रूपए पर बिकी। वहीं जयपुर मंडी में 1 जुलाई को सरसों का भाव था 4,806 रूपए, 3 जुलाई को इसके सौदे 37 रूपए मजबूत होकर 4,843 रूपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में 1 जुलाई को सरसों का भाव रहा 5,455 रूपए, 3 जुलाई को इसके सौदों में 5 रूपए की नरमी आई और भाव 5,450 रूपए पर आ गया। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन होने का अनुमान है। पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20,38,000 टन अधिक है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। वहीं बात सरसों की करें तो इस साल देश में रिकॉर्ड सरसों की पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 124,94,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 119,63,000 टन रही थी। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में धान बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 1 जुलाई को धान का भाव रहा 1,890 रूपए, 3 जुलाई को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 1,890 रूपए पर बरकरार रहा। वहीं केरल की पुल्लपल्ली मंडी इस दौरान धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 1 जुलाई को धान का भाव था 2,060 रूपए, 3 जुलाई को इसके सौदे 30 रूपए लुढ़क कर 2,030 रूपए पर हुए। उत्तराखंड की गदरपुर मंडी में 1 जुलाई को धान का भाव रहा 2,200 रूपए, 3 जुलाई को इसके सौदों में 250 रूपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 1,950 रूपए। देश से होने वाले कुल चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। एपिडा के अनुसार भारत ने साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान करीब 2,1,93,258 टन गैर बासमती और बासमती चावल का कुल निर्यात किया है, जो बीते साल के मुकाबले कहीं ज्यादा है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2022-23 के अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 41,329 टन का हुआ है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान निर्यात 34,83,156 टन का हुआ था। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले 4 लाख टन से ज्यादा का हुआ है। साल 2022-23 में भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात 1,60,92,000 टन से ज्यादा का किया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 1,56,40,654 टन का हुआ था। भारत चावल का निर्यात अफ्रीका, एशियाई देशों के अलावा दूसरे कई देशों में करता है।
बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,355,42,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60,71,000 टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1,294,71,000 टन रही थी। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, आइए देखिए। मध्य प्रदेश में सोयाबीन के खेत से खरपतवार निकाले, किसान आम की खेती के लिए खेत तैयार कर ले। आम के बागों में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अमरूद की खेती के लिए खेत तैयार करें। अमरूद के बागों में जरूरी उर्वरक का प्रयोग करते रहें। यहीं करेले की बुआई कर ले। इसके अलावा खीरे की बुआई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में कद्दू की बुआई करें। किसान हल्दी की रुपाई कर सकते हैं। इसके साथ ही अदरक की रुपाई के लिए समय उचित है। अभी कपास के खेत में निराई कर ले। कपास के खेत में सिंचाई भी करते रहें। इसके अलावा ज्वार की बुआई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में धान की बुआई करें। धान के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। वहीं अरहर के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर ले। किसान उड़द की बुआई करे। उड़द के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध कर ले। इसके अलावा मूंग की बुआई करते रहे। मूंग के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर ले। इस समय मक्के की बुआई का समय उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ में केले की रुपाई कर सकते हैं। किसान कद्दू की रुपाई कर ले। यहाँ लौकी की भी रुपाई करे। साथ ही लाल मिर्च की रुपाई करते रहे। इसी तरह भिंडी की रुपाई कर ले। छत्तीसगढ़ में टमाटर की खेती कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में दुनिया भर के प्रमुख गणमान्य व्यक्ति और भक्त मौजूद रहे। भगवान श्री सत्य साई बाबा समाज सेवी श्री रयुकु हीरा द्वारा प्रदान किया गया कन्वेंशन सेंटर सांस्कृतिक आदान प्रदान, आध्यात्मिकता और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने का प्रमाण है। विशाल परिसर में ध्यान कक्ष, उद्यान और आवास की सुविधाएं हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में शंघाई शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन। भारत की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन की कुल 134 बैठकों और कार्यक्रमों का आयोजन सफलतापूर्वक हुआ।
महाराष्ट्र में एनसीपी के भीतर तमाम सियासी उठापटक के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य कैबिनेट की बैठक बुलाई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और एनसीपी के उनके सहयोगी मंत्री छगन भुजबल सहित अन्य मंत्रीगण भी कैबिनेट बैठक में शामिल हुए। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार ने महाराष्ट्र मंत्रालय के सामने एनसीपी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही उथल-पुथल को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश के विकास के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं और एनसीपी ने इसकी शुरुआत की है। अनुराग सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई के मुद्दे पर कहा है कि धारा 370 और 35 से हटाने का मुद्दा कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हित में है। आम आदमी पार्टी की सरकार को रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर घेरते हुए भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इसे नाकाम सरकार करार दिया है। गौरव भाटिया ने कहा कि केजरीवाल सरकार को जनता की परवाह नहीं है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।